गंवाने के बाद भी कुछ नहीं सीखता और अंत में आर्थिक नुकसान होने पर अपने सलाहकार, बाजार या सरकार को दोष देता है। चौथा है आई एम प्रोफेशनल लेवल। इस लेवल में आए इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्हें सब कुछ मालूम है, सारे स्टॉक्स और सारे बॉन्ड्स का ज्ञान उन्हीं के पास है। ये खुद से इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये अक्सर डिस्काउंट ब्रोकर से शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। इनका मानना है कि ये ब्रोकर को ऊंचा कमीशन क्यों दें। ऐसे इन्वेस्टर्स खुद के शोध पर ज्यादा यकीन रखते हैं एंड डू इट योरसेल्फ प्रक्रिया पर अमल करते हैं। और आखिरी लेवल है द कैपिटलिस्ट लेवल। ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों का लेवल है। इसमें इन्वेस्टर पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट होता है। इस लेवल में आए इन्वेस्टर्स आमतौर पर इन्वेस्ट करने के लिए दूसरे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स एक टीम का गठन करते हैं और उसी टीम के ज्ञान और सुझाव के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस लेवल के इन्वेस्टर्स के पास पैसा कहां से आता है। इसका जवाब यह है, पूंजीपति इन्वेस्टर्स लेवल 2 और लेवल 3 के इन्वेस्टर्स से पैसा प्राप्त करते हैं, जो अपने पैसे बचाकर बैंकों और पेंशन योजनाओं में रख देते हैं। तो ये थे इन्वेस्टर्स के 5 लेवल्स। अब आप अपना आकलन करें और सोचें कि आप इन्वेस्टर्स के किस लेवल पर आते हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपकी बातों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी पीयूष के साथ। आज इतना ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है कि जितना पहले कभी नहीं कमाया जाता था। अगर आंकड़ों की मानी जाए तो हर दिन लगभग $1 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन डिजिटली होता रहता है और यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता जाता है। यह पैसा हमें दिखाई नहीं देता और हर दिन यह पैसा तलाश कर रहा है ऐसे लोगों की जो इसे कमा सकें और इसे बढ़ा सकें। इसीलिए जब लोग अपनी आंखों से पैसे खोजते हैं तो वो कुछ देख नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जैसे तैसे गुजारा करते हैं और इसी उधेड़ बुन में उनकी जिंदगी बीत जाती है। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। 10 में से 9 इन्वेस्टर्स अच्छी कमाई नहीं कर पाते। कभी वे बराबरी पर रहते हैं, कभी फायदे में रहते हैं और कभी नुकसान को झेलते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस और आंखों देखी चीजों के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने और जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर बनने की बजाय वे जुआरी और बेईमान बन जाते हैं और दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। रॉबर्ट की माने तो इन्वेस्ट करते समय औसत व्यक्ति आंखों का 95% और दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। अगर आप क्वाड्रेंट के बी और आई वाले हिस्सों में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको इस तरह खुद को प्रशिक्षित करना होगा जिससे आपकी आंखें सिर्फ 5% देखें और दिमाग बाकी का 95% देखें। पैसा आपके पास तभी आएगा जब आपको मालूम होगा कि पैसे को कैसे संभाला जाए। तो पैसा देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने का पहला कदम क्या है? इस सवाल का जवाब आसान है। आप अपने दिमाग को आर्थिक साक्षरता देकर प्रशिक्षित कर सकते हैं। पैसा देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने का दूसरा कदम क्या है? इस सवाल का जवाब भी आसान है। दिमाग को प्रशिक्षित करने का दूसरा कदम यह सीखना है कि असली जोखिम क्या है। सही तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्ट करना जोखिम भरा नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्ञान न होना सबसे ज्यादा जोखिम भरा है। देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लाइट उड़ाने की तरह है। अगर आपने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है तो ही आप इसे सही से उड़ा पाएंगे और इस उड़ान का मजा भी ले पाएंगे। अगर आपने कभी फ्लाइट स्कूल का मुंह ही नहीं देखा तो विमान उड़ाना बहुत दूर की बात है और बेहतर यही होगा कि इस काम की जिम्मेदारी आप किसी और को सौंप दें। तो कुल मिलाकर कहने का सार यह है कि पैसा दरअसल एक विचार है जो आंखों के बजाय दिमाग से ज्यादा साफ दिखता है। पैसे के खेल और इसे खेलने के तरीके को सीखकर आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा को सुगम और सरल बना सकते हैं। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी पीयूष के साथ। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर डैडी की बातों का जिक्र करते हुए बताते हैं
कि उनके अमीर डैडी कहते थे कि बेघर होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप हैं कौन। कोशिश करते रहेंगे तो आप कुछ बन ही जाएंगे, कोशिश करना छोड़ देंगे तब भी आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, लेकिन दोनों स्थितियों में फर्क होगा। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। देखिए, पैसा एक नशा है और अगर एक बार इस नशे की लत लग जाती है तो फिर इसे छोड़ना काफी मुश्किल होता है। पैसे को नशा इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिनके पास पैसा होता है, जाहिर सी बात है वो खुश होते हैं, और जिनके पास नहीं होता है वो उदास और दुखी रहते हैं। जिस तरह ड्रग्स के शौकीन लोग ड्रग्स का इंजेक्शन लेने के बाद नशे में आ जाते हैं और अगर उन्हें ड्रग्स ना मिले तो वे चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरह। इसीलिए हमें पैसे के नशे से सतर्क रहना चाहिए, और अगर आप एक बार इस नशे की चपेट में आ गए तो आपके लिए इससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा। पैसे की दुनिया एक बड़े सिस्टम की तरह काम करती है। हम सभी इस सिस्टम में एक पैटर्न की तरह रहते हैं। उदाहरण के लिए, ई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति सिस्टम के लिए काम करता है, एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति सिस्टम होता है, बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम का मालिक होता है और उसे नियंत्रित करता है। आई क्वाड्रेंट का व्यक्ति बनाए हुए सिस्टम में इन्वेस्ट करता है। देखिए, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा जरूरी बन चुका है, इसीलिए इस पैटर्न को बदलना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन आज के समय में, या यूं कहे कि आज के औद्योगिक युग में, पैसा जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी जरूरत बन गया है। आजकल तो पानी पीने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जब आप ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट की ओर बढ़ते हैं तो आपका वो हिस्सा जो ई क्वाड्रेंट के नशे का आदी है, उसे इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं जीवन का अंत ना हो जाए। वो हाथ पैर पटकता रहता है और अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करता है। ये उस डूबे आदमी की तरह है जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करता है, और उस भूखे आदमी की तरह जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा लेगा। हम अपने सपनों को जिंदा रखने की बजाय खुद को जिंदा रखने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इच्छा को दरकिनार कर देते हैं। रॉबर्ट की माने तो हमें अपने अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने की इच्छा को हमेशा बनाए रखना चाहिए और लगातार फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें इस राह पर निडर होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस डर से नहीं बल्कि पैशन से बड़ा बनता है। हम में से अधिकांश लोगों में सभी क्वाड्रेंट्स में सफल होने की अपार क्षमता होती है, पर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम सफल होने के लिए कितने संकल्पवान हैं। हमें क्वाड्रेंट बदलने में समस्या इसलिए आती है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग में डर की भावना को ज्यादा रखा गया है। अर्थात हमें अक्सर हमारे भविष्य के लिए डराया जाता है ताकि हम एक खास तरह से सोचें और काम करें। हम इस बात को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। बचपन में हमसे अक्सर कहा जाता था, होमवर्क कर लो, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो अध्यापक तुम्हें दंड देगा और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हें सुरक्षित और अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो कहने का सार यह है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, जितनी तेजी से चाहें जा सकते हैं, जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहें कमा सकते हैं, लेकिन याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की किताब जवाबों के बारे में नहीं, बल्कि ये समरी आर्थिक चुनौतियों और लक्ष्यों को एक अलग नजरिए या दृष्टिकोण से देखने के बारे में है। तो इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी पीयूष के साथ। इंसान होने का मतलब है भावनाएं होना। हम सब में एक जैसी भावनाएं होती हैं। हम सब डर, दुख, प्रेम, घृणा, निराशा, सुख और अन्य भावनाओं को महसूस करते हैं। इन भावनाओं को प्रबंधित करने का तरीका ही हमें औरों से अलग बनाता है। बात जब पैसों का जोखिम लेने की आती है तो हम सब डरते हैं, यहां तक कि अमीर व्यक्ति भी। फर्क यह है कि हम उस डर का सामना किस तरह से करते हैं। कई लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न होता है, सुरक्षित तरीके से खेलो, बिल्कुल भी जोखिम मत लो। दूसरों के मन में, खासतौर पर दाएं क्वाड्रेंट के लोगों के मन में, पैसे का जोखिम लेते समय यह विचार उत्पन्न होता है कि स्मार्ट तरीके से खेलो, जोखिम का प्रबंधन करना सीखो। नमस्कार दोस्तों,
कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। अमीरों का एक बहुत बड़ा गुण यह होता है कि वे बाकी सभी से अलग हटकर सोचते हैं। अगर आप सबकी तरह काम करते हैं तो आपके पास भी वही होगा जो सबके पास है। देखा जाए तो अंत में अधिकांश लोगों के पास वर्षों की कड़ी मेहनत, खूब सारा टैक्स और जिंदगी भर का कर्ज ही बचता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब यह है कि आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहिए। आपको अपने काम के तरीके बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस सोच को बदलना चाहिए जो आपको अमीर होने से रोक रही है। ज्यादातर मामलों में हम अपनी सोच की वजह से अमीर नहीं बन पाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही अमीर बनना नहीं लिखा है और हम सिर्फ किस्मत के भरोसे ही बैठे रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, क्रिकेट का खराब खिलाड़ी नए क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद भी खराब खिलाड़ी ही बना रहता है, जब तक कि वो अपनी मानसिकता, तकनीक और विश्वास को बदल न ले। ठीक उसी तरह आप भी तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप अपनी मानसिकता और तकनीक को बदल न ले। कई लोग अमीरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं और अमीरों जैसी चीजें पाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अमीरों की लाइफस्टाइल को अपनाते हैं और अमीरों की तरह ही दिखने वाला मकान या कार खरीद लेते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहां बाकी अमीरों या यूं कहें कि रईसों के बच्चे पढ़ते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ऐसे लोग ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और ज्यादा कर्ज या लोन ले लेते हैं और इस वजह से उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि क्वाड्रेंट के बाएं से दाएं हिस्से में जाने के लिए हमें बस अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है। बुरी बात यह है कि अपनी सोच बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पीढ़ियों से हमें पैसे बनाने से ज्यादा पैसे गंवाने का डर दिखाया और बताया गया है। मनुष्य की आर्थिक संघर्ष की सबसे बड़ी वजह उसके पैसे गंवाने का डर है। पैसे गंवाने के डर के कारण लोग अक्सर बहुत ज्यादा सेफ तरीके से काम करते हैं और खुद पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं और अपना पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसे वे फाइनेंशियल एक्सपर्ट मानते हैं। इसके बाद वे उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि जरूरत पड़ने पर उनका पैसा उन्हें सही सलामत मिल जाए। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से पैसे के बारे में ज्यादातर लोगों के मन में बहुत गहरा डर होता है और यह डर इतना ज्यादा और इतने सारे होते हैं कि उनकी लिस्ट देना पॉसिबल ही नहीं है। यह डर हम सब में है, हम इस बात को पसंद करें या ना करें, लेकिन सच यही है कि पैसा एक इमोशनल टॉपिक है, क्योंकि यह एक इमोशनल टॉपिक है और इसीलिए ज्यादातर लोग पैसे के बारे में लॉजिकल तरीके से नहीं सोच पाते हैं। अक्सर हमारे इमोशंस हमारी लॉजिकल थिंकिंग पर हावी हो जाते हैं। बहुत से लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती या वे मेहनती नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पैसे गंवाने से डरते हैं। अगर पैसे गंवाने का डर उन्हें रोक देता है तो उन्हें यह मान लेना चाहिए कि वे शुरू करने से पहले ही पैसे गंवा चुके हैं। जो लोग पैसे गंवाने के डर को नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें अपने दम पर कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब इस काम को किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के हवाले कर दें और उसके काम में दखल ना दें। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम, मेरे यानी पीयूष के साथ। 1986 में अमेरिकी संसद ने टैक्स रिफॉर्म्स लागू किए थे। 43 दिनों में ही संसद ने कई टैक्स लूपहोल्स को यानी खामियों को हटा लिया था, जिनके सहारे लोग अपने टैक्स बचाते थे। जो लोग पैसिव इनकम के माध्यम से पैसे कमाते थे, सरकार ने उन्हें भी टैक्स में छूट देना बंद कर दिया और जिसकी वजह से उन्हें भी नुकसान होने लगा था। अमेरिका में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरने लगीं, पूरे प्रॉपर्टी मार्केट में दहशत फैल गई। बचत, लोन और बैंक इस नए टैक्स सुधार अधिनियम से हिल गए थे और कई तो डूब भी गए थे। हालत यह थी कि लोगों को अपने बैंकों से पैसे निकालने में मुश्किलें आ रही थी। और फिर अक्टूबर 1987 में वॉल स्ट्रीट में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में डूब गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूं और आप सुन रहे हैं मुझे कुकू एफएम पर। हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। 1986 के टैक्स रिफॉर्म एक्ट आने के बाद ज्यादातर लोगों ने प्रॉपर्टी या लिमिटेड पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया था
ताकि वो इस नए अधिनियम से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सके। हालांकि स्टॉक मार्केट के क्रैश होने और मंदी आने से क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से यानी बी और आई क्वाड्रेंट के लोग भी प्रभावित हुए थे, लेकिन उनके पास टैक्स बचाने के और भी तरीके थे जो इस टैक्स सुधार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते थे। जैसे हमने पहले एपिसोड में भी कहा था कि पैसों को आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखा जाता है। 1986 के समय यही हुआ। लोग भावनात्मक रूप से डरे हुए थे। उनकी पैसे देखने की नजर धुंधली हो गई थी। लोग वही देख रहे थे जिसकी उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। हर तरफ आर्थिक डर का माहौल था। जब इस तरह की स्थिति आती है तो अक्सर लोगों की फाइनेंशियल स्मार्टनेस गायब हो जाती है। लोग अपनी नौकरियों के जाने, अपनी प्रॉपर्टी की कीमतें घटने, स्टॉक मार्केट के क्रैश होने और बिजनेस कम होने के कारण इतने चिंतित थे कि वो अपने सामने मौजूद शानदार अवसरों को देख नहीं पाए। आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के बजाय ज्यादातर लोग सुरक्षित स्थानों में जाकर छुप गए थे, यानी लोग इन्वेस्ट करने से और रिस्क लेने से बचने लगे। 1986 से 1996 तक का दौर कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरा समय था। वहीं कुछ लोगों के लिए ये उनके जीवन का गोल्डन पीरियड था। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के कई लोगों ने यह पता लगाने की मेहनत ही नहीं की कि दाएं हिस्से वाले लोगों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं है। ये लोग अपनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन के लिए किसी न किसी को दोषी ठहरा ही देते हैं। 1986 के टैक्स रिफॉर्म एक्ट के बाद अपॉर्चुनिटीज यानी मौके हर तरफ मौजूद थे। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और कंपनियां बहुत कम कीमतों पर मिल रही थी। उस वक्त जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज थी उन्होंने इन चीजों में जमकर इन्वेस्ट किया। लालची बनने और हर लाभदायक दिखने वाले सौदे की तरफ भागने की बजाय खुद लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपना ध्यान रियल एस्टेट पर केंद्रित किया। लेखक ने रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करने के 5 कारण बताए। पहला कारण, कीमत। रियल एस्टेट की कीमत इतनी कम हो गई थी कि इन्हें खरीदने में ही आर्थिक समझदारी थी। ये ठीक उसी तरह था जैसे हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी सेल में जाएं और उस सेल में हमें हर चीज 50% छूट पर मिल रही हो। दूसरा कारण था फाइनेंसिंग। बैंक घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन देता है, लेकिन किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं देता। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने इस अवसर का फायदा उठाया और बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली। चूंकि मार्केट में मंदी थी और रियल एस्टेट के दाम भी कम थे। तीसरा कारण, टैक्स। इस कारण को लेखक रॉबर्ट कियोसाकी विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि अगर मैं शेयरों से $10 लाख कमाता हूं तो मुझे अपने प्रॉफिट पर लगभग 30% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था। वहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके मैं $10 लाख की कमाई पर टैक्स बचा सकता था। चौथा कारण, कैश फ्लो। रियल एस्टेट की कीमतें कम हो गई थी, लेकिन किराया कम नहीं हुआ था। लेखक रॉबर्ट ने समझदारी से अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया और उस किराए से आने वाली धनराशि को लोन की किश्त में लगा दिया। अर्थात रॉबर्ट ने उन पैसों से लोन की किश्तें भरी। पांचवां कारण, बैंक बनने का अवसर। लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि रियल एस्टेट ने उन्हें बैंक बनने का अवसर दिया। अर्थात रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उन्होंने मंदी के दौर में भी काफी पैसा बना लिया था और मंदी बीत जाने पर खरीदी गई प्रॉपर्टीज को अच्छे या ऊंचे दामों में बेच दिया। तो ये 5 कारण या यूं कहें कि 5 तरीके हैं जिनको अपनाकर हम खुद अपने बैंक बन सकते हैं। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी पीयूष के साथ। बहुत से लोग छोटे कदम उठाने की बजाय बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट इस बात को समझाने के लिए अपने एक दोस्त का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनका एक दोस्त जो 50 किलो वजन कम करना चाहता था, उसके लिए वो एक डाइट पर था। वो 2 घंटे जिम जाता, फिर 10 मील तक जॉगिंग भी करता। यह सिलसिला 1 या 2 हफ्ते तक चलता। हालांकि उसने कुछ किलो वजन भी कम कर लिया था, लेकिन इसके बाद दर्द, बोरियत और भूख की वजह से उसकी इच्छा शक्ति डगमगा गई थी और धीरे धीरे करके उसका वजन कम करने का संकल्प भी टूट गया और कुछ हफ्ते बाद उसकी पुरानी आदतें एक बार फिर से उस पर हावी होने लगी और वो ज्यादा खाने लगा, एक्सरसाइज करना छोड़ दिया और टीवी के सामने बैठा रहता। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में।
हमें बड़ी छलांग लगाने के बजाय छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने चाहिए। लंबी आर्थिक सफलता का पैमाना यह नहीं है कि आपने कितना बड़ा कदम उठाया है। लंबी आर्थिक सफलता का पैमाना यह है कि आपके कदमों की संख्या कितनी है और आप किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो जल्दी से जल्दी पैसा बनाने की सोचते हैं और ऐसे लोग जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी सारी जमा पूंजी बेकार चली जाती है। कई साल पहले अमीरों और गरीबों पर एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे का मकसद था यह मालूम करना कि आखिर गरीब लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। और फिर सर्वे के बाद यह मालूम हुआ कि इनके अंदर 3 क्वालिटीज होती हैं। पहला, इन लोगों के पास एक प्लान था और ये लोग दूरदर्शी थे। दूसरा, ये लोग देर से संतुष्टि प्राप्त करने में विश्वास करते थे, अर्थात ऐसे लोग सब्र का फल मीठा होने वाली कहावत पर विश्वास करते थे। तीसरा, ये लोग कंपाउंड की शक्ति का लाभ उठाते थे। इसके अलावा एक सर्वे यह भी किया गया कि आखिर अमीर लोग गरीब कैसे बन जाते हैं। और ऐसे कई अमीर परिवार थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति 3 जनरेशंस के बाद ही खो दी थी। इस सर्वे में यह पाया गया कि इन लोगों में 3 तरह के दोष थे। पहला दोष, इनके पास कोई दूरदृष्टि या कोई विजन नहीं था। दूसरा दोष, ये हर चीज में तुरंत सफलता और तत्काल संतुष्टि पाना चाहते थे। तीसरा दोष, ये कंपाउंड की ताकत को नहीं मानते थे। इस संदर्भ में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अक्सर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो चाहते हैं कि मैं उन्हें यह बता दूं कि तुरंत अमीर कैसे बना जाए, फटाफट ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं और अमीर व्यक्ति की तरह सोचना कैसे शुरू किया जाए। मैं उन्हें हमेशा छोटी शुरुआत करने और शिक्षित होने की सलाह देता हूं, बजाय इसके कि वे दौड़ कर जाएं और सिर्फ कोई म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी खरीद लें। लेकिन फिर भी कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लिए बड़े व्याकुल और बेचैन रहते हैं। वे बड़ी समस्या का छोटा समाधान चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि उनकी किस्मत अच्छी हो, क्योंकि वे सिर्फ अच्छी किस्मत से ही फटाफट अमीर बन सकते हैं। याद रखें कि आपको बड़े सपने देखने हैं, दीर्घकालीन चिंतन करना है, हर दिन थोड़ा सा हासिल करना है और छोटे कदम उठाने हैं। यह लंबी सफलता पाने की चाबी है। यही कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं से दाएं हिस्से तक पहुंचने की भी चाबी है। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम, मेरे यानी पीयूष के साथ। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत का फायदा आपको नहीं होकर किसी और को मिल रहा हो? नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूं। आप मुझे सुन रहे हैं कुकू एफएम पर और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से ही इस तरह की कर दी जाती है जहां पर हमें दूसरों के बिजनेस का ध्यान रखना पड़ता है और नतीजा यह होता है कि हम दूसरों को अमीर बनाने में लग जाते हैं। प्रोग्रामिंग का यह सिलसिला मासूम तरीके से शुरू होता है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह से की जाती है ताकि हम हर एक के बिजनेस का ध्यान रखें और अपने खुद के बिजनेस को नजरअंदाज कर दें। हमें कई तरह की एडवाइस दी जाती है और उन एडवाइस को मानकर हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते को मुश्किल बनाते जाते हैं। ये एडवाइस इस तरह से होती है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए, कड़ी मेहनत करो, अपने सपनों का घर बनाओ। अरे अगर पैसे नहीं हैं तो चीजें इंस्टॉलमेंट में ले लो। जो लोग इन सुझावों या कथनों को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, वे अक्सर कर्मचारी, कर्जदार, करदाता और ग्राहक बन जाते हैं। वो ऐसे कर्मचारी बन जाते हैं जो अपने बॉस और मालिक को अमीर बनाते हैं। इन सुझावों को मानकर वे ऐसे कर्जदार बन जाते हैं जो बैंकों और कर्ज देने वालों को अमीर बनाते हैं। साथ ही साथ ये ऐसे करदाता और ग्राहक बन जाते हैं जो सरकार और बहुत सी कंपनियों को अमीर बना देते हैं। ऐसे लोग अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की राह को खोजने के बजाय दूसरे की आर्थिक स्वतंत्रता की राह खोजने लगते हैं एवं उन्हें उनके आर्थिक लक्ष्य की ओर पहुंचाने में मदद भी करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के बिजनेस का ध्यान जिंदगी भर रखते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम ही नहीं कर पाते। इस चीज से बचने के लिए लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें सलाह देते हुए कहते हैं कि अपनी कक्षाओं में मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुमराह कर दिया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस पर फोकस ना करके दूसरों के बिजनेस पर फोकस करने लगते हैं
और नतीजा यह होता है कि जब वे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो और ज्यादा दुखी रहते हैं। आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्वयं बनाएं। खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जाने वाला पहला कदम है। बात जब फाइनेंस की आती है तो आपको इसका कंट्रोल खुद ही लेना चाहिए, और अगर आप इसका कंट्रोल अपने हाथों में नहीं लेंगे तो आप इस लक्ष्य यानी फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं पा सकेंगे। आप अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। आप खुद ही यह तय करें कि आपको 5 साल में कहां पहुंचना है और आप अपने आप को फाइनेंशियली कहां देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको एक फाइनेंशियली शॉर्ट टर्म गोल बनाना चाहिए, और यह गोल प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा गोल होना चाहिए जिससे आप आसानी से पा सकें। आप इन लक्ष्यों को अपने नोट्स या डायरी में लिख सकते हैं। हालांकि आपको यह तरीका बच्चों जैसा लगेगा, पर यकीन मानिए यह बहुत ही सटीक और कारगर है। आप इसको होमवर्क की तरह लें और हर महीने या प्रतिदिन आकलन करते रहें कि आप अपने आर्थिक लक्ष्य से और कितना दूर हैं। इस प्रक्रिया को करके आप ये महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की राह आसान और सुगम होती जा रही है, और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि आप आर्थिक रूप से कहां पर हैं। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी पीयूष के साथ कुकू एफएम। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ज्यादा पैसे कमाकर वो अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन असल में इसका उल्टा होता है। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय बढ़ने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष, और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। कई लोगों को इसका भरपूर ज्ञान होता है कि पढ़ा कैसे जाए, लिखा कैसे जाए, कार कैसे चलाई जाए, लेकिन कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जाए, इसका ज्ञान उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों के पास कैश फ्लो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ही नहीं होती है। और नतीजा यह होता है कि ऐसे लोग इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर ही आने वाली हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम दूर कर सकेंगे। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल रूप से इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें हर महीने बिजली का बिल, फोन का बिल और टैक्स को चुकाना पड़ता है। ऐसे लोग पहले बिल पे करने में ज्यादा यकीन करते हैं, और जब महीने के आखिरी में उनके पास कुछ पैसे बचते हैं तो उससे वो खुद को पे करते हैं, यानी अपने ऊपर खर्च करते हैं। इस बात को अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो हमें सबसे पहले खुद को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना चाहिए, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट के फंडे पर यकीन करना चाहिए। आप अपने जीवन के बिजनेस के सीईओ हैं। खुद के सीईओ होने के नाते आपको अपने कैश फ्लो का नियंत्रण खुद से ही करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ज्यादा पैसे कमाने से भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। दरअसल ज्यादा पैसा अक्सर लोगों को और ज्यादा गरीब बना देता है। जब भी लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो वे हर बार ज्यादा गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। अपने जीवन के सीईओ के रूप में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी लायबिलिटी या कर्ज दूसरे का एसेट है। हर लायबिलिटी जैसे कार लोन, कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आप उन लोगों के कर्मचारी हैं जो आपको लोन देते हैं। यानी जब भी आप बैंकों से कोई लोन लेते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप बैंक के कर्मचारी हो जाते हैं। इसके संदर्भ में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें अपने अमीर डैडी की दी गई सीख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अमीर डैडी अक्सर मुझे अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बारे में चेतावनी देते थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर आप 30 साल के लिए किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आप उस बैंक के 30 साल तक के लिए कर्मचारी बन जाते हैं। आप ऐसे कर्मचारी बन जाते हैं जिसको मेहनत के एवज में कुछ भी नहीं मिलता। रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो उनके अमीर डैडी ने भी लोन लिया था, लेकिन उनका मानना था कि लोन वो नहीं बल्कि कोई और उनके लोन को चुकाए तो बेहतर। रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि उनके अमीर डैडी ने अच्छे लोन और बुरे लोन के बारे में उन्हें अच्छी तरह से समझाया। अच्छा लोन वही होता है जहां पर लोन की किस्त आप ना दें बल्कि कोई और आपकी जगह पर दे। वहीं बुरा लोन वो होता है जहां पर लोन की किस्त आपको खुद देनी होती है। रॉबर्ट उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि उनके अमीर डैडी घर को खरीद कर उसे किराए पर दे देते थे और किराए से मिलने वाले पैसे से लोन की किस्त को भर दिया करते थे। यदि आप सही मायने में आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहते हैं तो आपको अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए।
अगर आप अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने खर्चे को कंट्रोल में रखना चाहिए। जितना हो सके आप अपने लोन और लायबिलिटीज को कम करें। अपनी इनकम